आप देख रहे हैं आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार। और जब लोकतंत्र की बात हो और लोकतंत्र में जाति के नाम पर या फिर धर्म के नाम पर लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ती हो, कानून का उल्लंघन किया जाता है, उस वक्त भारत का संविधान क्या कहता है, उस पर चर्चा करना जरूरी है। हमारे साथ मास्टर ज्ञानचंद थापा जी हैं। उन्होंने 4 किताबें लिखी और समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए जो लड़ाई वो पिछले 50 साल से लड़ रहे हैं, इस लड़ाई के दौरान उन्होंने क्या क्या देखा, किन हालातों को देखा, और 50 साल पहले जब भीमराव अंबेडकर जी का संघर्ष चल रहा था उस वक्त के हालात क्या थे, और आज 2022 में जब दोबारा से वैसी परिस्थितियां बन रही हैं, अब के हालात क्या हैं। तो अब हम इनसे बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि वाकई में हालात जो हैं वो भारत के किस तरीके के बन रहे हैं, और यहाँ पर बहुजन लोगों के साथ जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, और इन घटनाओं पर लगाम कैसे लगाई जाएगी, और इनकी वो 4 किताबों के बारे में जरूर बात करेंगे जिन्हें शायद इनके जीते जी लोग नहीं देख रहे, नहीं पढ़ रहे, और मरने के बाद लोग ज़रूर मूर्तियां बनाते हैं, उनके मरण दिन और जन्मदिन को मनाते हैं जो बहुजन नायक हैं, लेकिन जीते जी उन लोगों के साथ खड़े नहीं होते। ऐसा क्यों? ये बड़े सवाल हैं। स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। मेरा पहला सवाल रहेगा कि आपने मास्टर की नौकरी उस वक्त जब बड़े कम लोगों को नौकरियां मिला करती थी, तो आप एज ए टीचर अपॉइंट किए गए थे सरकारी, तो नौकरी छोड़ दी, कारण क्या था? सर बात यह है कि मैं 1962 में मैंने मैट्रिक पास किया। उसके बाद मैं जम्मू 11वीं जमात, क्योंकि उस समय प्री यूनिवर्सिटी होती थी, उस समय जम्मू में आया, तो जम्मू में रहा। लेकिन मेरा कभी भी दिल जो है वो पढ़ाई में जा रही, मैं दुनिया के ये हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी मैं उनके बारे में ज़्यादा सोचता रहता था। और मेरे दोस्त भी कहते थे कि आप जितने पढ़ते हो, अगर हम पढ़े तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन मैं ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाया और फिर मैं घर चला गया, और 1964 में मेरी नौकरी लग गई। और उस समय मैंने नौकरी करते करते देखा, नौकरी में भी देखा वहाँ हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो अच्छा बर्ताव नहीं होता है। तो मैं देखता रहा, मुझे अफसरों से भी लड़ना पड़ा, मुझे टीचरों से भी लड़ना पड़ा, और उस स्ट्रगल में मैंने सोचा कि मुझे कुछ और ज़्यादा करना चाहिए। आपने एजुकेशन को लेकर के अपनी किताब में जिक्र किया है तथागत गौतम बुद्ध के बाद बामसेब का अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन। आप बामसेब से जुड़े हुए हैं, और इसमें इस किताब में आपने जिक्र किया है शिक्षा को लेकर 4 हिस्सों में बांटा है आपने। अब लोग आरक्षण को लेकर लड़ रहे हैं, लोग चाहते हैं कि नौकरियां मिलें, और आरक्षण आपको पता है कितना और कितनी नौकरियां मिलेंगी। तो जो शिक्षा को 4 हिस्सों में आपने बांटा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर बात ये है कि मैं चाहता था कि मेरे समाज जो है वो हमेशा नायल हो जाता है, नौकरियां मिलेंगी, हम नहीं तो पढ़ के क्या करना है। तो अगर हमारे समाज में ऐसा भावना पैदा हो जाएगी तो लोग पढ़ाएंगे नहीं, तालीम से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये किताब लिखी है बामसेब तथागत बुद्ध का आंदोलन के साथ एजुकेशन पर मैंने एक टॉपिक लिखा है कि किस तरह हमारे बच्चे जो पढ़ने हैं, नौकरियां हैं या ना हो, ऐसे भी 100% से 2% नौकरी मिलती है अच्छे जमाने में भी, अगर और कम हो गई है प्राइवेटाइजेशन से। तो इसलिए हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी होगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना होगा, क्योंकि 2% पढ़ाई है, 98% अगर लोग पढ़ते हैं तो कहाँ जाएंगे। तो हम तो डॉक्टर और इंजीनियर को ही एक पढ़ाई समझ लेते हैं कि ये अगर बन के तो और क्या चाहिए। लेकिन मेरे पास साथ एक बार बात हुई थी कि हमारी जातियों में भी कौन बड़ा है या छोटी जातियों से, मैंने तो कहा कि उस समय हमारे सबसे पहले एक महासा बरादरी का लड़का था जो जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना। तो कई बार तुम्हारे बिरादरी के लोग करते थे या कोई दूसरे के हम आके पढ़े हैं, ये आपस में लोग करते रहते थे। तो मैंने कहा यार पैसा नहीं होता। फिर मैंने उनको मिसाल देता था कि अपनी बड़ाई मत करो,
कोई भी काम नहीं होता। मैंने कहा सब हमारा प्रोफेसर बहुत देर बाद लगा, लेकिन जिसको हम छोटी जब बड़ी पिछड़ी जाती है हमारी ऐसी में है, वो उसका प्रोफेसर सबसे पहले बना। तो हमें डॉक्टर प्रोफेसर मतलब सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना कोई काफी नहीं है, हमें लीडर बनना चाहिए। हमें मायावती बनना होगा, कांशीराम बनना होगा, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेंगे तो फिर बीसी भी बनेंगे। तो इस तरह की हमें ऊंची तालीम की तरफ ध्यान देना होगा। और इसलिए भी ये मैंने किताब लिखी, और किताब में मैं लिखा कि मूल निवासियों की शिक्षा और दीक्षा। उसे मैंने लिखा है कि हम स्कूल में तो बच्चों को भेज देते हैं, लेकिन कभी हम मास्टर के पास नहीं जाते, स्कूल में नहीं जाते, बच्चों के बारे में नहीं पूछते क्या रहा है, या वहां जाके वो बुरी सोसाइटी में पड़ गया, अच्छी सोसाइटी में पड़ गया। इसलिए मैंने वो लिखा है कि कम से कम मेरा समाज पढ़ेगा। ये बाम से पर जो मैंने किताब लिखी है, ये कोई बड़ी किताब नहीं है, ये एक प्राइमरी किताब है, ताकि मेरा समाज डॉक्टर अम्बेडकर आंदोलन को जान पाए, बेसिक क्या था, और शिक्षा के बारे में जान पाए कि शिक्षा, जैसे बाबा साहब ने कहा, जो शेरनी का दूध है। हमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में करना। उसमें हमने 4 पार्ट लिखे कि सरकार का काम है बिल्डिंग बनाना, उस्ताद देना, टीचर देना, सब कुछ करना, लेकिन कैसा वो पढ़ाना चाहती है, सरकार की अपनी पॉलिसी होती है। वो वेलफेयर स्टेट भी हो सकती है और वो गुलाम बनाने वाली स्टेट भी हो सकती है। तो उसके लिए हमें सतर्क रहना होगा। फिर दूसरा नंबर आता है टीचर का। तो टीचर भी, जैसे हम कहते हैं कि घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन वहां पीना, उसको प्यास नहीं होगी तो वो पानी नहीं पिएगा, तो 40 आदमी भी लगे नहीं करेंगे। तो ये मास्टर की ईमानदारी है कि वो क्लास में जाके भी अगर बच्चों को नहीं पढ़ाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने सोचा कि जो माँ बाप है उनको स्कूल में जाना चाहिए, बच्चा अपने टीचर से, स्टाफ से, प्रिंसिपल से जानकारी बाखवीत करनी चाहिए, ताकि उनको ये पता लगे कि ये लोग आते हैं, बच्चों का पता भी करते हैं। बच्चे को भी पता होगा कि हमारा माँ बाप जो आते हैं मास्टर से, उनकी शिकायत कर देंगे तो हमें मुश्किल हो जाएगा। इसलिए, और मास्टर भी जो बाहर से आते हैं, हमारी ड्यूटी होती है कि हम उससे पूछिए, आप बाहर से आते हैं, कोई तकलीफ है, कोई चीज चाहिए, तो हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो ये था। तो उसके बाद हमने लिखा कि बाप का क्या काम है, पेरेंट्स की क्या जिम्मेवारी है। पेरेंट्स की जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर आज हमारे पास बहुत है, लेकिन आज हमको ऊंची शिक्षा की जरूरत है। हमें IIT प्रोफेसरों की जरूरत है। अगर हमारे प्रोफेसर बनेंगे तो कल को डीसी भी बनेंगे। इसी तरह हमें अपने बच्चों को ये भी सिखाना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपको खेलों में जाना चाहिए, आपको मतलब जर्नलिज्म में जाना चाहिए, आपको लीडरशिप में। हमें अपनी बेटियों को मायावती बनाना होगा, अपने बच्चों को कांशीराम बनाना होगा, ये बताना होगा कि आपको ये बनना है। हमें अच्छे अच्छे बिजनेस करने के लिए सिखाना होगा, हमें अपने बिजनेस करने होंगे, ताकि अगर टाटा बिरला एक दिन में नहीं बनेगी, अगर हम शुरू करेंगे तो कल को हम टाटा बिरला बन सकते हैं। और जब आदमी, जिस जाति के पास, कौम के पास सरमाया होता है, वो बहुत तरक्की कर सकती है। इसलिए वो जहां तक कि वो सरकार पर भी कंट्रोल करती है। आज जैसे हमारे देश में चल रहा है कि अडानी और अंबानी आज कल जो बहुत ही 40-50 साल पहले बहुत ही इतने अमीर नहीं थे, लेकिन आज वो सरकार की बात की सरकार को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह विद्यार्थियों का है। मैंने विद्यार्थियों के बारे में लिखा है। हमको कॉलेजों में जाना है, हमें समाज के बारे में सोचना है, हमें कॉलेजों में जाके एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी होगी। कल को हमें फॉरेन जो कहीं जाना होगा रोजगार के लिए तो हमें करना होगा। कल को हमें वैसे में भी लग सकते हैं, तो हमें वो जुबान आती होगी तो हम फॉरेन वैसी में भी काम कर सकते हैं। तो इसी तरह बहुत से काम हैं, इंडस्ट्रियां लगाओ, कारखाने लगाओ, जर्नलिज्म में अखबारें चलाओ, ताकि हम अपने समाज की जो बातें हैं, कमजोरियां हैं, उनको बता सकें। तो बड़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि आज हमारा जो समाज है, हमारे नौजवान हैं, वो जर्नलिज्म की तरफ आ रहे हैं, वो अपने अपने छोटे छोटे चैनल चला रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा था कि जिस कौम में आवाज, पेपर है,
नौजवान आज नौजवानों के कंधों पर ही बाबा साहब ने कहा था कि आने वाले युग का जो है वो गौज है। तो इसलिए मुझे खुशी होती है कि आज नौजवान लोग जो हैं हजारों चैनल हमारे SC ST OBC के लोग चला रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि शिक्षक थे आप, नौकरी छोड़ने का कारण क्या रहा, क्यों नौकरी छोड़ दी, और उसके बाद राजनीतिक पार्टी में या राजनीतिक दल में जब आप जाते हैं, जनसंघ जैसे दल के साथ आप जुड़ जाते हैं, फिर उससे भी किनारा क्यों कर लेते हैं? ये दो सवाल हैं। एक सर बात यह है कि जब मैं टीचर बना तो मुझे अपने डिपार्टमेंट में जब बहुत सा करना पड़ा और टीचर लगे हुए हम एक बार एजुकेशन टूर पे गए तो हमने देखा, तो हम जम्मू कश्मीर में रहते हुए देखते थे, कभी हमें कोई ऐसी वाकया महसूस नहीं हुए, ना हमने देखे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई गरीबी ज्यादा नहीं थी। क्योंकि जहाँ शेख अब्दुल्ला ने जो लैंड रिफॉर्म किया था उससे लोगों को बहुत सा सहायता मिली। उन्होंने उससे रोजी रोटी कमा के अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने का काम किया और जहाँ के शेड्यूल्ड कास्ट लोगों में काफी शिक्षा का पनपी और लोगों ने अच्छे मुलाजिम बन गए। तो उसके बाद जब हम उधर टूर में जाते हैं तो हमने देखा कि झांसी रोड पर, झांसी स्टेशन पर हम जब पहुंचे तो वहाँ दो बच्चे मतलब जो मुसाफिर थे वो डोने मतलब जो खा के हम करते हैं तो जूठा फेंकते हैं, वो नंगे दड़ंग बच्चे जो है वो उसको उठा के तो चाट रहे थे या खा रहे थे। मैंने सोचा यार जम्मू कश्मीर में तो ऐसा नहीं है। मैं पहली बार ये चीज देखा तो मुझे दुख आया कि हमें इसके लिए काम करना चाहिए। उसी तरह हम चले गए, उस समय हम इलाहाबाद में रहे। इलाहाबाद में भी जब हम देखा तो उधर हमको इलाहाबाद में ठहरना था। हमारे साथ बच्चे थे, मास्टर जी कह रहे हैं बच्चे नहीं आए हैं तो चलो उनको हम लेके आते हैं कहीं। उसने भी कहा कि कुछ ऐसा है बाजारों में तो हम चले गए। मैंने पहली बार वहाँ रेड लाइट हाउस देखा जिसको वैश्यालय भी कहते हैं। जब मैं वहां गया, मैं मास्टर जी को भी वहां ले गया कि वहां वो क्या करते हैं। तो जब मैंने देखा एक बहन छोटी लड़की से मैंने पूछा आप ऐसा काम क्यों करते हैं, तो उसने कहा भैया आप चले जाओ यहाँ से। तो मैंने पूछा कि उसको क्या पूछेंगे, ये तो हमारा ही है, ये समाज का दोष है कि हमने उन वैश्यों बना दिया है, ये समाज का दोष है, हम इसके लिए जुम्मेवार हैं, हम उन्हें सवाल नहीं पूछ सकते। ये मेरी जिंदगी का नौकरी छोड़ने के ये सारा कुछ ठीक है। तो जनसंघ की ओर आपने रुख किया। हाँ। जनसंघ में आपने कितनी देर काम किया और फिर आखिर में जनसंघ से किनारा क्यों किया? हाँ तो सर मैं शुरू में मेरा राजनीतिक माइंड था। जब जम्मू में कॉलेज में गया तो मैं 26 पार्टियां जहाँ भी होती थी मैं चला जाता था, चाहे वो कम्युनिस्टों का रोज किसी का भी हो मैं चला जाता था। तो मैं उससे कुछ खोज करना चाहता था। लेकिन मैंने देखा कि जब मैं 70-72 में मैं हो गया तो मेरा दिमाग ऐसा हो गया कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए। जो मैंने वो सीन देखे टूर में मैंने बताए हैं पीछे लड़की बच्चों वाला और कि हमें इनके लिए कुछ काम करना होगा। तो मैं सोच रहा था कांग्रेस से तो मैं पहले ही था कि कांग्रेस एक अच्छी जमात नहीं है क्योंकि ये कहती तो बहुत कुछ है करती नहीं, इसलिए मैंने उससे जाना छोड़ दिया। हालांकि हम कांग्रेस में काम करते रहे, काफी परमानंद वगैरह लोग थे उनका काम किया। लेकिन बाद में हो गया कि नहीं कोई ऐसी पार्टी में जाना चाहिए जहां हम अपने लोगों के लिए अच्छा लीडरशिप पैदा कर सके और अपोजिशन में जाएंगे तो हम अपनी जड़ें बना लेंगे तो अपने लोगों को भी ले जाएंगे और अच्छी पोजीशन पर लोगों को बनेंगे तो हम अपने समाज का भला कर सकेंगे। उस समय जम्मू कश्मीर में जा तो एक लोकल पार्टी थी, NC वगैरह थी, दूसरी थी, लेकिन मैं चाहता था कि नेशनल पार्टी में जाया जाए ताकि उससे मैं सारे देश में घूमूं और कुछ काम कर सकूं। तब मुझे जहाँ देखा कि कांग्रेस के बाद BJP ही जनसंघीय की पार्टी थी, उस समय जनसंघी था, तो क्योंकि वो नारे वगैरह अच्छे लगाते थे, देशभक्ति का भी बताते, तो हमने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, बीच जाके हम अपने लोगों को वहां करेंगे, अपनी लीडरशिप काम करेंगे। तो वहाँ 50% जब हम हिस्सा अपना बना लेंगे तो लेकिन बड़ी बदकिस्मती ये हुई कि मैंने इलेक्शन लड़ा। जब इलेक्शन भी लड़ा तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा, अपने ही लोगों ने कहा कि आप पार्टी छोड़ दो, ये ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि मैं इलेक्शन के दौरान पार्टी नहीं छोड़ूंगा
क्योंकि ये मेरी और मेरे समाज की जिंदगी का सवाल है। अगर मैं बहुत लोग कहेंगे ये मास्टर बिक गया, तो बिकने के बाद मेरी और मेरे समाज की कोई इज्जत नहीं होगी। तो मैंने समाज से कहा कि आप मैं इलेक्शन के बाद जब बनो या ना बनो, लेकिन मुझे पता है कि ये पार्टी हमारे काम की नहीं है, इसलिए मैं छोड़ दूंगा। लेकिन वो बहुत जिद्दी थे। उस समय कांग्रेस की तरफ से मुझे बहुत से ऑफर आए कि आप सफेद कागज पर ये लिख लो, वो लिख लो। मैंने कहा मैं अपनी ये छोड़ने वाला नहीं हूँ, और मैं अब जो रास्ता पकड़ा है मैं पकड़ूँ, इसको छोड़ने वाला। इलेक्शन लड़ी आप? हाँ, इलेक्शन लड़ी, और मैं 2000 वोटों से हारा। जीतने वाले के 8200 वोट थे, मेरे 1200 वोट थे, और हारने के बाद में हमने कोई बुरा महसूस नहीं किया। और उसके बाद फिर हमको RSS के तंग में भी भेजा गया। बीजेपी चार ने मुझे हमारे ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने देखा कि कई जगह हम बोलते थे, हमारे कपड़े खींचे जाते थे या बोलने, तो फिर हमने सोचा कि जहाँ हमें अपनी जुबान बंद करनी है या नौकरी छोड़ी है, तो हम जहाँ रहने वाले नहीं हैं, इसलिए अपने समाज का काम करेंगे। उन्होंने मुझे बहुत आफरी दी, अच्छा तो बढ़ाने के लिए हम अच्छा कुछ करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि मैं जहाँ रहने वाला नहीं हूँ, मुझे अपना समाज का काम करना है। इसलिए मैंने जनसंघ छोड़ दी, और फिर मैंने RPI रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन कर दी। आपको यहाँ तक भी कहा गया जनसंघ की ओर से कि आपको रहने के लिए एक अच्छा मकान, एक गाड़ी, और आपका जो है वो खर्चा जो है आपको दिया जाएगा, आप हमारे लिए काम करें, लेकिन फिर भी आपने उस दौर में किनारा कर दिया उनसे। हाँ सर जी, ये मेरे जज्बात हैं कि क्या उस समय में 26-27 साल का आदमी था। आज भी मैं सोचता हूँ कि मेरे पास क्या ताकत थी कि मैं सबको ठुकराया। उस समय मुझे बीजेपी ने बहुत ऑफर की, घर का खर्चा देंगे आपको, कोठी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं पेड़ वर्कर नहीं बनना चाहता, तो मैं अपने मन से सोचूंगा। इसलिए पता नहीं मुझे क्या ताकत मिली, और आज मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ मैं MLA नहीं बना, और आज मैं 50 साल से अम्बेडकर मिशन में बहुत खुशी से काम कर रहा हूँ। आपको लगता है कि वो ताकत जो थी, वो शिक्षा थी, जिसने आपको समय समय पर अवगत करवाया कि मुझे इन लोगों से दूर रहना चाहिए और अपने समाज के लिए काम करना चाहिए? हाँ, शिक्षा तो आज भी हमारे लोगों के पास बहुत सी है। मेरा समाज के लोग उस समय कहते थे आप BJP में चले गए, जनसंघ में चले गए, जो हमारी दुश्मन है। तो मैंने 1 साल 1.5 साल के बाद ही छोड़ दिया, जब मैंने देखा अब अंदर जाके की बुरी है। लेकिन मुझे अफसोस आज होता है, जब आज लोग जो उस समय मुझे बुरा कहते थे और मैं छोड़ के आ गया, आज वो BJP और कांग्रेस में भाग रहे हैं। मुझे दुख होता है कि वो अपने समाज के लिए कुछ कर पा नहीं रही। आपको लगता है कि कांग्रेस या बीजेपी दोनों जमातों में से हमारे समाज के लिए भी अच्छा है? मैं तो समझता हूँ कि BJP और कांग्रेस दोनों जड़ी एक हैं, और अगर कहा जाए तो इनके मिसाल दी जाए तो कांग्रेस जो है, जैसे कांशीराम जी कहते हैं कि छुपा हुआ सांप है, घास में सांप बैठा है, जैसे है। और BJP जो है वो इस एक शेर की तरह है, और शेर के 2 इलाज होते हैं, या तो उसको जंगल में भगा दो या उसको पिंजरे में डाल दो। तो BJP जो करती है वो कह देती है, कांग्रेस वाले जो करते थे वो कहते नहीं, तो वो उनका हिडन एजेंडा था। हाँ, लेकिन BJP वालों का हिडन एजेंडा नहीं है, वो सीधे कहते हैं हम हिंदुस्तान बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम मंदिरों में नहीं जाने देंगे, ये है। तो हम कहते हो कि वो कांग्रेस से बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको वो अवेयर भी कर रहे हैं साथ साथ। और इससे अगर हमारी अकल काम करती है तो हमें इसके लिए सोचना होगा कि जब वो मंदिर में जाना, जब वो मंदिर में नहीं जाते तो हम क्यों जाएंगे? ठीक है ना, हमारा पैसा है अपने पास रखो, जहाँ हमारे लोग, क्योंकि जो बाबा साहब ने कहा था, कांशीराम ने कहा था कि कांग्रेस को हटाना मुश्किल है। उनको भी कई लोग सवाल करते हैं कांग्रेस के बाद BJP आ जाएगी, तो वो कहा करते थे कि कांग्रेस को हटाना मुश्किल है, BJP को हटाना आसान है। तो उन्होंने उस समय अपने शेड्यूल कास्ट लोगों को किया। तो आज BJP को हटाने के लिए हमारा समाज OBC को तोड़ रहा है। अगर OBC टूटती है तो BJP भी चली जाएगी। जी बात।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस दौरान कभी भीमराव अंबेडकर से आपकी कोई मुलाकात, वार्तालाप हुई? नहीं, मैंने 4 में नौकरी ज्वाइन की, 72 में मैंने वो कर दी, और मतलब 56 में उनका काल हो गया, मृत्यु हो गई, तो उनसे मुझे मिलने का सौभाग्य नहीं मिला। तो लेकिन बाद में जब मैंने उनकी किताबें पढ़ी, मैंने आरपीआई ज्वाइन की, उसके बाद मैंने उनकी बहुत सी किताबें पढ़ी, और उसके बाद 7 साल में घर में खेती बाड़ी करता रहा, मवेशी भी चराता रहा, और बाबा साहब का जितना भी लिटरेचर है मैंने माल चराते पढ़ा है। ये जो 4 किताबें आपने लिखी, इन किताबों का उद्देश्य क्या था? लाखों रुपये आपने खर्चा, लेकिन समाज की तरफ से आपको क्या फीडबैक मिला? खरीदना तो दूर, यहाँ तक पता चला कि लोग पढ़ने के लिए भी वो किताबें जो है वो नहीं लिया करते हैं या नहीं ली। सर की बात जो थी कि जब आदमी के दिमाग में मिशन आ जाता है तो वो अपनी जिंदगियों पर खेल जाता है। ऐसा तो बात ही कुछ नहीं है। जैसे भगत सिंह थे, बाबा साहब थे, पैरियर जी थे, महात्मा, मैं तो जब महात्मा फुले जी को देखता हूँ, उनकी जीवन शैली को पढ़ता हूँ, एक छोटी सी बात है। आज हमको जूते पड़ते हैं, हम तब भी नहीं समझ पा रहे हैं। उनको छोटी सी बात पे शादी में उनको कहा गया कि आप क्यों आए हैं, गुस्सा। मैं याद करता हूँ कि कितने महान थे महात्मा फुले, जिसने अपना घर छोड़ा, माँ बाप छोड़ा, लेकिन उस बात को नहीं छोड़ा कि जो मेरा अपमान हुआ है, मैं SC ST OBC गरीब बच्चों को, उन्होंने ये भी सोचा कि मेरा अपमान जो है, मेरे अपमान का बदला कौन ले सकता है। तो उन्होंने ये सोचा कि नंग दरंग जो SC ST के बच्चे हैं, अगर मैं इनको पढ़ाता हूँ तो मेरे अपमान का बदला ले सकते हैं। उन्होंने उसके लिए स्कूल खोला, उनके माँ बाप ने उनको घर से निकाल दिया, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने उनको सहारा दिया। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा के स्कूल में लगाया, और आप जानते हैं कि उनकी पत्नी के साथ क्या होता था, मिट्टी फेंकी जाती थी, गोबर फेंका जाता था। और दूसरी वो एक लड़की थी मुसलमानों की भी, फातिमा शेख, उसने पूरा साथ दिया। वो भी उसके फुले जी के साथ वो भी बच्चों को पढ़ाया करती थी। तो मैंने महात्मा फुले का दिखता हूँ कि उनका इतना रहता, मुसम्मम रहता कि उसने ऐसा नहीं बदला, हम तो एक दिन में बदल जाते हैं। बाबा साहब मतलब अपना महात्मा फुले जी ने जो अपना सत्यशोधक समाज बनाया था 1973 में, उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया, इतना बड़ा समाज में उसके लाखों मेंबर थे, लेकिन उनके जाने के बाद उनके चेलों ने बेच दिया। 300 के करीब उनके मेंबर थे, और उस कांग्रेस में मर्दगम कर दिया जिसके 1118 मेंबर थे, उसमें मर्दगम कर दिया और सत्यशोधक समाज को बर्बाद कर दिया। अगर वो सत्य समाज अगर जिंदा होता तो आज हमारी सत्ता वहां होती। आप लिखते हैं कि बाद में वो वापस भी आए, लेकिन जो लोग साथ गए थे वो वहीं पर। वो जो लीडर थे जिसको हम केशव जैदे जी कहते हैं, वो गए, लेके तो गए, लेकिन क्या हुआ कि जब वो उनके साथ ऐसा बुरा सलूक हुआ तो उन्होंने क्या सोचा कि अब इनके साथ तो लोग जाने नहीं वाले नहीं है। वो दुखी हुआ कि मैं जाऊंगा तो मेरे साथ लोग जाएंगे, लेकिन जब वो अकेले ही रोते हुए वापस आए, लेकिन कोई उनके साथ नहीं आया। तो हमारे समाज को आज ये सीख लेना चाहिए कि हम अकेले रहें, 2 हों 4 हों, डटे रहो, आज ना कल हमारा होगा। आप जिस लड़ाई को लेकर के चल रहे हैं, आसान मिशन नहीं है। वो एक आपने जैसे बताया कि स्कूल आपने खोला था अशोका के नाम से, और उसके बाद वो जंग कैसे रही, वो नाम कैसे आपके दिमाग में आया कि अशोका के नाम से मुझे यहाँ पर स्कूल जो है वो खोलना चाहिए? सर जी, मैं 79 में, जब मैं मेरे भाई मुलाजिम थे, 79 में मेरा भाई फौज से घर आ गया, तो मैंने उसको कहा आप अपनी खेती बाड़ी का काम संभालिए, और मैं अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी का
बनाऊंगा, मैं कोई काम करूंगा। तो मेरा पहले भी था, पहले मैं चाहता था कि जम्मू में एक स्कूल कृष्णा नगर मंदिर में खोला जाए, लेकिन मुझे वहाँ से कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। तो इस फिर मैंने गांव में एक स्कूल खोला और उस नासी में उसका नाम रखा अशोका दी ग्रेट। ग्रेट तो नहीं था, लेकिन मैंने उसके अशोका महाराज के नाम पर स्कूल खोला। फिर एक के बाद दो, फिर 3 स्कूल मैंने अपने अनुयायियों को खोल के दिए। और एक स्कूल उस समय 10+2 भी बना, लेकिन वो किसी तरह से चल नहीं रहा। लेकिन आज भी मेरे 2 स्कूल मेरे नाम पर चल रहे हैं। अगर मैं टीचर रहता तो मैं सिर्फ अपना पेट भर सकता था, मैं स्कूल नहीं। और वो स्कूल जब तक रहेंगे वो हमेशा चलते रहे। उन स्कूलों के अंदर बहुजन समाज के बच्चों के लिए कोई खास आपने कुछ रखा हो जो उन लोगों को फायदा मिल सके या शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए, कुछ ऐसा है उसमें? अब तो वो स्कूल किसी के पास है। अच्छा। हाँ, मैंने को बेच भी दिया क्योंकि दूर था, लेकिन कम से कम ये है कि वो स्कूल बने रहेंगे और जब तक भी रहेंगे वहाँ शिक्षा ही मिलेगी लोगों को। नाम जो है हाँ, नाम भी उसका वही है और शिक्षा मिलती रहेगी। और फिर चाहते तो मैं चाहता तो उसको बेच भी सकता था, और फिर मैंने वो बेच दिया या उसका कर लिया। तो मैं चाहता हूँ कि एक ही काम है, उसके बाद और भी बहुत से काम है। फिर मैं समाज के फुल टाइमर के लिए काम के लिए चला गया, तो वो स्कूल चलते रहेंगे। तो अगर मैं सरकारी टीचर होता तो मैं कोई नहीं कर सकता था और अशोका का नाम भी न होता। और जब मैं रहता, आज हजारों मेरे शिष्य हैं, बड़े बड़े अफसर बने हुए हैं, जहाँ भी जाता हूँ मुझे नमस्ते करते हैं, मैं हैप्पी रहता हूँ। आपने ये कहा कि बेलगाम डेरे, संत समाज और पढ़ा लिखा वर्ग, इसके पीछे का कारण क्या है? बेलगाम मतलब इन्हें कोई लगाम लगाने वाला नहीं है, या बेलगाम हो चुके हैं कोई पूछने वाला नहीं है, क्या कारण? सर मैं देखता हूँ कि बाबा साहब ने जैसे कहा मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो मैं सोचता हूँ कि आज हमारे इतने डॉक्टर, इतने वकील, इतने ऑफिसर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी हमारा चरित्र ठीक नहीं। क्योंकि चरित्र का मतलब ये नहीं कि वो बुरे काम करते हैं, लेकिन चरित्र का मतलब होता है आज जहाँ आप खड़े हैं हमेशा के लिए खड़ा रहना चाहिए। अगर वो अच्छा रहता है, अगर गलत है तो उसको छोड़ दो। आज हमारे बहुत से लोग हैं, अगर वो रोज एक एक घर में जाके भी अपने मिशन का प्रचार करें या लोगों को जानो करवाएं, तो बहुत जल्दी से हो जाता है। जैसे एक प्रोग्राम है कि हर आदमी एक बच्चे को अगर पढ़ाता है तो सारा समाज पढ़ जाता है। तो इसी तरह अगर हम हर आदमी एक दूसरे को जानो कराते हैं, बाबा साहब के मिशन से कराते हैं, फूले जी से मिशन से कराते हैं, पैरियर की बातें बताते हैं, जैसे हम गीता रामायण की बातें करते हैं, हमें अब वो बातें करनी चाहिए। तो अपने बच्चों को बतानी चाहिए। अगर हमारे बच्चे सियाने हो जाएंगे तो वो दूसरों को भी बताएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम ऐसा नहीं कर पा रहे। और मैंने देखा है कि हमारे जितने भी संत हैं, गुरु रविदास हैं या कबीर साहब के, उनको जो काम करना था वो नहीं कर पा रहे। एक तो कहानी है कि वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। और फिर हमारे समाज में है कि हम कोई भी राजनीति के वगैरह जिंदा नहीं रह सकता। हम मिशन पर या गुरु रविदास उस समय जिए, बड़े बड़े राजाओं के साथ उन्हें टक्कर ली। तो मैं तो कहता हूं कि हमारे गुरु रविदास को, कबीर को मानने वालों ने गुरु रविदास और कबीर साहब जितने महान थे उनको छोटा बना दिया। जो गुरु रविदास जब कहते हैं ऐसा चाहो राज में, उन्होंने कार्ल मार्क्स से 400 साल पहले ऐसा कहा कि ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न। तो ये कार्ल मार्क्स का 400 साल बाद उन्होंने कहा रोटी, कपड़ा और मकान। इसी के लिए उनको जेलों में भी जाना पड़ा, राजाओं के भी जाना पड़ा कि वो ये बगावत है। रोटी, कपड़ा, मकान लोगों के लिए मामला की राजनीतिक थे, वो सिर्फ साधु नहीं थे, वो राजनीतिक क्रांतिकारी लोग थे। हमने उनको चमत्कारी गुरु बना दिया। मैं अपने संतों से, गुरु रविदास के लोगों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बाबा साहब को, गुरु रविदास जी को, कबीर साहब को इतना छोटा मत बताइए। जो कबीर साहब का खुद कहते थे कि
आज उनको ये लोग कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं कि वो कमल से पैदा हुए, जबकि गुरु कबीर साहब खुद कहते थे अगर तू ब्राह्मण का जाया तो इसी रास्ते से क्यों आया। जो जब वो ऐसी बातें कहते हैं कि माँ के पेट से हम पैदा होते हैं, तो कबीर साहब का ये बहुत बड़ा अपमान है उनके सुनने वालों का भी और कहने वालों का भी कि वो कमल में पैदा हुए। ये प्रचार बहुत गंदा है। और जितना कबीर साहब ने ब्राह्मण धर्म के खिलाफ प्रचार किया था, आज सारा कबीर का जो पंथ है वो ब्राह्मणों और उनके खिलाफ मानने वालों के पास। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सारे समाज को, बहुजन समाज को बुद्धिस्ट हो जाना चाहिए, या जिस तरीके से 6700 प्लस जातियों में समाज बटा हुआ है। आपने इंटरव्यू से पहले ये कहा कि इन सब का डीएनए एक है, इन सब की लड़ाई एक है, इन सब का वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक की बजाय इन सबको होना चाहिए था। तो क्या बुद्धिज्म की ओर रुख कर लेना ये ठीक रहेगा, या फिर यहाँ पे रह के जिस तरीके की बहुजन समाज की लड़ाइयाँ हैं वैसे ही लड़ी जानी चाहिए? देखो जी, आज भी हम मानते हैं, बाप साहब ने हमको बताया कि हम भारत के मूल निवासी हैं। हाँ। और हमारा डीएनए चाहे वो मुसलमान है, ब्राह्मण को छोड़ के जितने भी जातियां इस देश में हैं, ये सभी वो कन्वर्ट हैं, चाहे सिख है, मुसलमान है, उनका डीएनए एक है। तो इसका मतलब हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, जब सम्राट के समय में, सम्राट अशोक के समय में सिर्फ दो ही फिरके थे, एक बुद्ध धर्म था और दूसरा ब्राह्मण था। तो आज इतिहास ने वही बदल दिया है कि आज हमको जातियों में जो सिंह मित्र की जो क्रांति हुई, मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रतिक्रांति हुई। तो प्रतिक्रांति के बाद कुछ लोगों ने अपने धर्म बदल दिए, नाम बदल दिए, जातियां बदल दी। तो इस कारण हमें हिंदू या समय समय पर बोलना, हालांकि कहा जाए तो 120 ईस्वी में कंचक महाराज ने बुद्ध धर्म बिल्कुल खत्म नहीं किया। कंचक महाराज ने बुद्ध धर्म की चौथी संगति जो है कश्मीर में की थी। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि बुद्ध धर्म तो में लिखना उतार चढ़ाव जरूर आए। इसलिए मैं तो एक किताब लिख रहा हूँ, बुद्ध कबीर और रविदास भारतीय संस्कृति के महानायक। जो बुद्ध ने उस समय कहा, बाद में वही कबीर और गुरु रविदास ही नहीं, सेना जी ने, सैन जी ने वो कहा, कबीर और दूसरे जो नामदेव थे उन्होंने कहा, बहुत से जो उस समय के संत हुए, तन्ना जाट जैसे संत, उन्होंने यही कहा, एक ही उनकी वाणी थी। और चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुए, जातियां बाद में बनी, उस समय तो नहीं जातियां बनी थी, जातियों में बने हुए भी उनकी वाणी जो थी वो एक ही थी, सभी समान है, सभी बराबर है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि एक उसने जो ओशो है उसने लिखा है, उसने अपनी किताब में लिखा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और उसमें किताब लिखा है कि जितने भी कबीर साहब थे या गुरु रविदास थे, ये सारे बुद्ध आज के बुद्धिस्ट हैं। और उसने तो सीधा लिखा है कि जो चमार जाति है या दूसरे लोग हैं, ये तो जन्म से बुद्धिस्ट हैं। मैं बदकिस्मती समझता हूँ जो लोग ऐसा करना चाहते हैं कि वो बाबा गुरु रविदास को नीचा दिखाना चाहते हैं और एक फिरके का बनाना चाहते हैं। वो तो काज हम आग से भी बहुत बड़े थे, तो फिर हम क्यों उनको नीचा दिखाना चाहते हैं? ये कुछ खुद गर्द लोगों का, जो राजनीतिक लोग खेलना चाहते हैं, ये हैं। मैं तो उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने लिए उनको नीचा मत दिखाइए, उनको वर्ल्ड फेम का जो है नेता बनाइए, वर्ल्ड फेम के संत बनाइए। 50 साल से आप इस लड़ाई में हैं, और इसकी सारी लड़ाई की भूमिका कौन लोग निभा रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ये भी आपने देखा है कि किस तरीके से गुमराह किया जाता है, किस तरीके से समाज को तोड़ा जाता है, ये सब आपके सामने है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कब कब आपको ये लगा कि
इस संघर्ष से पीछे हट जाना चाहिए, अब नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि ये लोग नहीं समझेंगे, इन्हें समझ नहीं आएगी, या फिर परिवार के लोगों ने आपको कब कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों को कभी ये समझ नहीं आएगी, ना ही ये लोग सुधर सकते हैं, ऐसा? हाँ, मेरे परिवार ने तो बहुत कहा कि ऐसा नहीं होता, लेकिन मुझे पता है कि इस देश में जो क्रांति लाते हैं या चलते हैं वो अकेले चलते हैं, और मरने के बाद उनको याद करते हैं, चाहे वो कबीर साहब थे, चाहे वो गुरु रविदास थे, चाहे वो तन्ना जट को, तो आज भी उनकी पूरे समाज उनको याद नहीं कर रहा है। बाबा साहब थे, कौन आज बाबा साहब जैसे जैसे वो गुमनामी से निकल रहे हैं, और वो आज वो भारत में नहीं, आज उनकी हर देश में, वो कहते बाबा साहब हमारे देश में पैदा होना चाहिए था, और यहाँ पुराने बुत लगे हैं यूनिवर्सिटी में, वो कहते हैं हमारे जहाँ यूनिवर्सिटी में बाबा साहब के, अफ्रीका यूरोप में बाबा साहब के बुत लगा रहे हैं और वो बाबा साहब की पूजा कर रहे हैं, तो हमें इससे कम और क्या लेना है? हमारे नेता जब इतने बड़े हैं तो हम उनको क्यों छोटा बनाए? मुझे दुख होता है। और फिर अगर जनरेशन हमारे लिए अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर बाबा साहब का बौद्ध धर्म क्यों खराब हो जाता है? मुझे ये समझ नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें समुद्र में जाना चाहिए, छपड़ी में डूबना जो है वो अच्छी मौत नहीं है, तालाब में नहीं रहना चाहिए, हमें समुद्र में डुबकी लगाना चाहिए, और हम बौद्ध धर्म जो हमारा है वो वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है, क्योंकि बुद्ध धर्म भारत के लोगों ने वहां बाहर जाके बुलाया है। उस समय जब शुंग मित्र की लड़ाई हुई, या तो उस समय कुछ भिक्षु जो है अपनी जान बचाकर, मैं तो कहता हूँ हमें उस शुंग मित्र जो समय 1585 के समय को वर्ल्ड बुद्धिस्ट डे बनाना चाहिए। मैंने अपने भाषण में भी कहा था कि, और उनका एक बहुत बड़ा स्तंभ बनाना चाहिए, अमर भिक्षु, अमर बुद्धिस्ट जो मारे गए उस समय, हमने उनका बहुत बड़ा एक यादगार बनानी चाहिए, और हर साल दुनिया के बुद्धों को बना के, क्योंकि उन्होंने आज बहुत 100 से ज्यादा देशों में बुद्धिस्ट फैला दिया है, बुद्ध धर्म फैला दिया है। इसलिए मैं छोटे विचार के लोगों को कहना चाहता हूँ, जैसे हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, इसी तरह त्योहार भी, मेद भी ये मुसलमानों की दी हुई गाली है, जितनी जल्दी छोड़ दे अच्छा रहे। आखिर में ये मैं कहना चाहूँगा, बामसेब के साथ एक लंबा समय आपने बिताया है और आगे चल रहे हैं अभी। बामसेब के टुकड़े होने का कारण क्या है? अलग अलग जगह से जिस तरीके की बातें सुनने के लिए आ रही हैं कि बामसेब टूट रहा है, टूट चुका है, 10 से 12 हिस्सों में बढ़ चुका है, इसके क्या कारण मानते हैं? सर, आरपीआई की बात, आरपीआई भी जब कांग्रेस में चली गई सारी, तो हम नहीं गए, तो हमने सोचा हम नहीं जाएंगे, तो क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस से एक ऐसा जलता हुआ घर है जो उसमें जाएगा तो जल जाएगा। तो इसी तरह हमने देखा बड़े बड़े नेता थे जो महाराष्ट्र के, जो कांग्रेस में गए। मैं अब जाता हूँ महाराष्ट्र में तो पूछता हूँ नेताओं को, कोई ध्यान का तक नहीं। तो मुझे दुख होता है कि अगर वो लोग अपने बाबा साहब के मिशन में, मेरे जैसे छोटे से आदमी सारी देश में मुझे लोग जान रहे हैं, मेरा 50 साल से मेरा संपर्क है भारत में, तो हर आदमी ये जानता है कि उन लोगों का नाम कैसे मिट गया। इसलिए जो लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, इसलिए हमें बड़ा काम करना चाहिए, छोटे को छोड़ देना चाहिए, और उस छोटे काम से कल जो हम करना चाहते हैं उससे हमारे बुजुर्ग, हमारे जो गुरु हैं उनका भी अपमान होता है। और जब हम उनको सिर्फ चमारों की या मेघों की वो बना के कबीर को जब उनको बांट देते हैं तो उससे बहुत बड़ा अपमान होता है। मैं तो कहता हूँ गुरु रविदास कबीर साहब जो थे ये वर्ल्ड फेम के लोग हैं, जैसे बाबा साहब हैं, जैसे भगवान बुद्ध हैं। अगर उनका नाम बढ़ता है तो हमें दुख भी होता है। जब मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ, बुद्ध, कबीर और रविदास भारत की संस्कृति के महान नायक,
तो आप उनको चमारों की किसी एक के साथ क्या क्या जोड़ना चाहते हैं। तो मैं भारत का उसको बुद्ध के साथ, इसमें कोई बुद्ध को न गुरु रविदास छोटे नहीं होते, वो बड़े बन गए हैं सबको एक ही हाँ। तो ये ऐसे होता है, कोई बाप का कोई दाता है, कोई पोता है, ऐसा ही होता है, परिवार एक ही है। तो हम कहते हैं कि हमें इन झंझटों में नहीं फंसना चाहिए, और सारा ये है जो उन्हीं लोगों की नीति है जो हमें गुलाम बनाना चाहिए। अच्छा, आखिर में मेरा ये सवाल है, काफी लंबा इंटरव्यू हुआ है हमारा। राजरतन अंबेडकर जम्मू कश्मीर में आए थे, 6 दिन वो यहाँ रुके हैं। क्या आपकी उनसे कोई मुलाकात हुई, कोई संपर्क हुआ, या आप उनसे मिले? यहाँ एक दो शब्द ये कहा जाता है कि पढ़े लिखे समाज ने बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा दिया था, ये अम्बेडकर साहब कहते हैं। कल भी मैंने राजरतन जी से ये पूछा था, तो मुझे बताइए कि क्या उन्हें छुपा के रखा गया, जबकि उनका ये कहना था कि 3 दिन का हमारा सेमिनार था जिसके लिए मैं आया हूँ, उसमें उसके बीच में से टाइम निकाल करके मैं लोगों को मिला हूँ। तो जो टाइम निकाला गया था उसमें समाज के सभी लोगों को बुलाना चाहिए था, या गिनती के 50-60 लोगों को बुला करके उनसे मुलाकात करवाई गई है? कहाँ तक ठीक है सर जी? जहाँ तक राय रतन जी का सवाल है, वो बांध सब में भी जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, थोड़ी देर के लिए रहे। क्यों छोड़ा उन्होंने, क्यों छोड़े, ये थोड़ी बात है। लेकिन राय रतन जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है अच्छा काम। वो बुद्ध या बाबा साहब ने जो काम छोड़ा था, बाबा साहब के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप बात के भिक्षु भी बहुत तेजी से इस तरह काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ, अगर हम ऐसे लोगों को, और पिछले दिनों जैसे पता चला है कि वो बाहर गए थे, और वहाँ के बुद्धिस्ट जो है जम्मू कश्मीर, मतलब इंडिया के दूसरे लोग नॉन बुद्ध जो है, वो बुद्धों के नाम पर वहाँ से करोड़ों रुपया लाते हैं और वो कर देते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, लेकिन वो ये नहीं कहते कि मैं भी बुद्ध हूँ। तो इसलिए वो पैसा अगर आता है बुद्धों के अंजुमनों पर लगता है, बुद्ध के जहाँ जो लोग संस्थाएं हैं उन पर लगता है, उनकी शिक्षा के लिए लगता है, तो अच्छी बात है। जैसे राय रतन जी कह रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटियाँ लाएंगे, ये लाएंगे, तो यूनिवर्सिटी में लाएं, बहुत अच्छा होगा, बुद्ध का प्रचार होगा और लोगों को शिक्षा मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। और हमें भी चाहिए कि नालंदा, शिक्षा जैसी यूनिवर्सिटियों को हम दोबारा जिंदा करें, बहुत ही अच्छा होगा। और जब जहाँ ऐसा होगा कि बढ़ के बुद्ध लोग आएंगे, तो हमारी दशा भी देखेंगे कि इस देश में जो हमारे नेता जाते हैं और कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, जहाँ के लोगों का क्या हाल है और उनके साथ क्या हो रहा है। जहाँ तक मुझे है कि जम्मू कश्मीर में आए, मुझे पता लगा कि आए, लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि आप वहाँ आना है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस की बात है कि ये घृणित कार्य है कि एक इतने बड़े महान आदमी का जम्मू कश्मीर में आना और उनको जम्मू कश्मीर एक कोने में बांध के रखना और जो उसकी महानता को खत्म करना, या उनके मकसद को जाया करना, मैं इसे घृणित कार्य समझता हूँ। जिन लोगों ने भी किया ये घृणित कार्य है। ये समाज के लिए जो सारे समाज को हम परिवर्तन ला रहे हैं, बाबा साहब के मिशन को बढ़ा रहे हैं, मैं कहता हूँ उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, ये घृणित कार्य है। मनी माइंडेड लोग जो हैं उनसे कितना खतरा है समाज को? सर जी, हमारे समाज में कितने लोग मनी माइंडेड हैं। अगर एक अफसर है वो 4 महीने के लिए सस्पेंड हो जाए तो उसको रोटी के लाले पड़ जाती। कहाँ मनी माइंडेड है? सिर्फ हमारे लोग 4 ईंटें लगा ली, 2 कारें खरीद ली, उसी को ही अपनी अमीरी समझते हैं। ये ठीक है कि रोटी खा ले। हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर शेख अब्दुल्ला की वजह से एक ऐसी स्टेट है जहाँ लैंड रिफॉर्म हुआ और SC/ST की जहाँ हालत बहुत अच्छी है दूसरे भारत के प्रदेशों की निस्बत, और उसी के कारण शेख अब्दुल्ला की वजह से ही आज उनका लड़का और उनका पोता जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं। ये सारा शेख अब्दुल्ला का कार्य है। आज भी लोग शेख अब्दुल्ला से हमदर्दी करते हैं क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने जो काम किया है हमारी पिछड़ी जाति जो उनके दिल में बसे हुए हैं, तो वो जानते हैं कि ये अगर ऐसा ना होता तो ना ही हम बच्चों को पढ़ा सकते, ना हमारे बच्चे अफसर होते, ना होते। तो ये मुसलमान स्टेट होने के लिए एक अच्छा कार्य था।
तो साथियों, इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये मुद्दे, ये वो बातें जो समाज तक पहुंचनी चाहिए, जो नहीं पहुंच रही हैं, वो पहुंचे। तो मास्टर ज्ञानचंद थापा जी आज हमारे साथ थे। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो 50 साल में बहुजन समाज को देखा, नेताओं को देखा, जो मौजूदा हालात हैं इस वक्त के, इन हालातों में समाज के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके से समाज को गुमराह करने वाले लोग समाज को धोखा दे रहे हैं, उस पर भी बातचीत की। ये सारे मुद्दे और ये सारी बातें उनके 50 साल के अनुभव से निकल कर के आई। तो हमें ये चाहिए कि ये इंटरव्यू हर एक मोबाइल, हर एक बहुजन व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि उन्हें आने वाले समय में किस तरीके से अपने समाज के लिए खड़ा होना है, अपने समाज को बचाना है, अपने हक की लड़ाई लड़नी है, शिक्षा कैसे प्राप्त करनी है, इन सब मुद्दों पर वो सोच सके और इन चीज़ों के ऊपर उसका ध्यान बना रहे। इसलिए इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार। लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या हम नहीं होने देंगे। जो जिसका हक बनता है, जिसके हक में जो खबर होती है, वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।